हेलो दोस्तों, फ्यूचर ग्रो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो भारत के भूगोल में क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे भारत का आकार और स्थिति। तो देखिए, भारत का आकार क्या है और स्थिति क्या है। तो सबसे पहले आप ये मैप देखिए। मैप में आपको ये जो लाइन आप दिख रहे हैं इस तरह से, इसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। और लाइन आगे पीछे हो रही है, लेकिन ध्यान रखिए ऐसे जो है ना पूरा, ये अक्षांश रेखाएं हैं इस तरह से। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देशांतर रेखाएं ये दिख रहे हैं ऐसे, ये लाइन देशांतर रेखाएं जितनी भी बनी है इस तरह से देशांतर रेखाएं हैं। तो बस आपको समझने के लिए अक्षांश और देशांतर में समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा भारत का आकार और स्थिति, ठीक है। तो देखिए, लिखा है यहाँ पे, पढ़िए। देखिए, भारत का अक्षांशीय दृश्य से, भारत का अक्षांशीय दृश्य से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृश्य से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब पहले आप जानिए। अक्षांशीय दृष्टि यानी ये जो लाइन में बताया था, ये वाली, ये अक्षांशीय दृष्टि है ना। अक्षांशीय दृष्टि, एक सेकंड, थोड़ा तिरछा हो गया। देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से ऐसे, ये अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर में है ना। और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। यानी देखिए, ये जो लाइन आपकी देख रहे हैं देशांतर वाली, इस तरह से देशांतर बनी है ना इस तरह से, तो इसके पूरब इस तरफ में है, यानी पूर्वी गोलार्ध में है। तो आपको याद होना चाहिए, या हमेशा याद रखिए कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो आगे देखिए, भारत का मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। इसका मतलब समझिए कि दक्षिण से उत्तर, ये हमारा क्या है? दक्षिण, ठीक। ये वाला भाग दक्षिण है, और ये हमारा है जो उत्तर यानी नॉर्थ, और ये वाला भाग ईस्ट यानी पूरब, और ये भाग जो है वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ये वाली जो है यहाँ पे जो भाग है ये 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, तथा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम यानी ये हो गया पश्चिम, यानी 68 डिग्री, ये पश्चिम वाला भाग कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो पूर्व वाला पूर्वी भाग है ये कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो साउथ यानी दक्षिणी भाग है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, ये इस तरह जो बनता है मिनट है। और ये उत्तरी वाला भाग है अक्षांश का, ये क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। फिर इधर पश्चिम वाला वेस्ट, ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी वाला भाग क्या है यानी ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, पहले इसको इरेज कर लीजिए। अब देखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश के लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आपसे पूछेगा कौन सी रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये है हमारा अंडमान निकोबार। मैप में ध्यान रखिएगा, ये अंडमान निकोबार। तो कह रहा है भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का मतलब
देखिए दक्षिणी भाग नीचे है ना, ये दक्षिण नीचे है, तो दक्षिण पूर्व यानी इधर पूर्व है, ये हमें पहले बताया था, ये मैप पे पूर्वी भाग है। तो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी है, ये देखिए लिखा है बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये हमारा अरब सागर है, ये अरब सागर हो गया, अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो ध्यान रखिएगा कि इस साइड बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और दक्षिण पश्चिम में यानी ये दक्षिण और इधर पश्चिम है, ये साइड पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप, ये क्या है लक्षद्वीप, इसको लक्षद्वीप को याद रखिएगा। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, कहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक, चलिए आगे। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, जैसे अभी आप भारत का मुख्य भूभाग देखे हैं ना, तो वो टोटल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों याद रखना है, कभी कभी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये ही बस दे देता है, या फिर ये भी दे देता है, तो दोनों याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भूभाग का कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% मात्र है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम इस प्रकार है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, फिर कौन सा है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, रूस है, फिर उसके बाद कनाडा है, फिर यूएसए, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ये चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। यानी हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पे है, 7वें स्थान पे है। तो चलिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, और सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको याद होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, कहा जाता है सन 2004 में, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में ये जलमग्न हो गया, यानी ये डूब गया था। ठीक, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरी बिंदु यानी इंदिरा कॉल, जो अभी हमने आपको पहले बताया था, ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश दिखाया था, तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये इंदिरा कॉल, जो कहाँ पे लद्दाख में स्थित है, कहाँ पे लद्दाख में स्थित है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप केमोरिन अंतरिप है। यानी देखिए अभी आपको मैप में बताया था सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, जिसे हम क्या बोलते हैं, केप केमोरिन, केप केमोरिन अंतरिप, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, भारत का जो ये मुख्य भूमि है, यानी टोटल भारत के मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आपको बताना होगा क्या, कन्याकुमारी या केप केमोरिन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे, तो आपको बताना होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है। अच्छा, तो अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो वो कितनी डिग्री अक्षांश पे है, तो आप बताएंगे 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक, और इंदिरा बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट, यानी जो अभी आपने देख रहा है इंदिरा पॉइंट को यानी इंदिरा बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पारसन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट यानी पॉइंट का मतलब बिंदु होता है। ठीक है, भारत के पूर्वी बिंदु, यानी अभी आपको हम बताएं 68 डिग्री 7 मिनट, तो भारत का पूर्वी बिंदु उसको हम क्या बोलते हैं, किबिथु या फिर वलांगू,
किविथु या फिर वलांगू जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। और भारत का पश्चिमी बिंदु, सॉरी, ये जो भारत का पूर्वी बिंदु है ये 68 डिग्री नहीं होगा, 97 डिग्री होगा, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु या वलांगू अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का पश्चिमी बिंदु यानी गुजरात में, इसको क्या कहते हैं, गुहर मोती या फिर गौर माता, या फिर या यहाँ या होगा या ऐसे, तो या सर क्रिक के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों नाम याद रखिएगा। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है गुजरात में, उसे हम क्या कहते हैं, गुहर मोती के नाम से भी जानते हैं, या फिर गौर माता के भी नाम से जानते हैं, या फिर सर क्रिक के नाम से भी जाना जाता है। भारत का विस्तार, भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम, आपसे पूछ लेगा कि भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण कितना है, तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है भारत का विस्तार। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी क्षेत्र हैं। ठीक है। भारत की भूमि की सीमाएं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी तिब्बत के साथ, नेपाल भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। तो देखिए, इसको याद रखने वाली चीजें हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं, वो मुख्य भूमि की सीमाएं हैं, वो कहाँ कैसे किसके साथ लगती है, किस देश के साथ लगती है। तो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किसके साथ लगती है, ये हमारे पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है उसके साथ लगती है, और अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम में। अगर उत्तर में देखा जाए तो भारत किसके साथ लगता है, तो ये हमारा चीन यानी नेपाल तिब्बत नेपाल और भूटान के साथ लगती है। ठीक है। और पूर्व में म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। अब हम देखेंगे कि भारत का हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश, हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह हैं, पहले इनको देख लीजिए, फिर इसके बाद पड़ोसी देश देखेंगे। हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता जो कि पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी है। ठीक है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। मालदीव कहाँ पे स्थित है, तो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। आप देखिएगा मैप में आपको दिखाया है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के दक्षिण में देखेंगे तो वह मालदीव स्थित है। अब देखिए, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और मैं उसके लिए आपको ट्रिक भी बताऊंगा। पहले आप देखिए कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो पहले तो याद रख एकदम होना चाहिए आपको कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इनके नाम जो कि इस तरह है, गुजरात हो गया, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखें तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। देखिए कितना आसान तरीके से, मी से आप पढ़ लीजिएगा क्या, मिजोरम, मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा, और प से पश्चिम बंगाल, और इसको र को छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो प से पश्चिम बंगाल, और फिर ग से गमछा हो गया, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और रा से राजस्थान। तो ये हमारा ठीक था आसान सा, जो कि आपको भूलेगा नहीं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 सबसे बड़े राज्य, अभी आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों के बारे में देखे हैं तो हमारा भारत देश 7वें स्थान पे था, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इस तरह से इस क्रम को याद रखिएगा। अब थोड़ा ध्यान रखिए
सन 1819 में 69 में, सॉरी माफ करिए, सन 1869 में स्वेज नहर का काम पहले जानिए कि 1859 में शुरू हो गया था। तो जब 1859 में स्टार्ट हुआ तो उसको 1869 में खोला गया। तो सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी हुई, कम हुई है। तो ये एग्जैक्ट डाटा है जो कि एनसीईआरटी में भी यही है, 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, देखेंगे ग्लोब क्या है। तो ग्लोब पहले हम आपको अक्षांश के बारे में समझा दें, फिर इसके बाद देशांतर के बारे में अगले स्लाइड में समझाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, मैं देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं बना के रखा पहले से, आपको एक एक चीज समझाते चलेंगे और आप समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये क्या है, नॉर्थ साइड, और ये दक्षिण है, साउथ। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक। और ये 90 डिग्री यानी 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइन को देखिए, मैं आपको समझा रहा था ना, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। और इसका नाम क्या है? विषुवत वृत्त नाम है। इसको हम विषुवत वृत्त लिख लेते हैं, इसको विषुवत विषुवत वृत्त, या फिर इसी को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री को विषुवत वृत्त बोलते हैं या फिर भूमध्य भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर अब हम देखेंगे, अच्छा ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इस तरह से बनी हुई है, इस तरह से और भी लाइन ऐसे बन सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से और भी लाइन ये बन सकती है, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए, हालांकि जो जितना जरूरत है उतना ही करिए, समझते चलिए पहले। तो चलिए देखिए, ये लाइन आपको समझ में आ गया, 0 डिग्री है। और इस लाइन को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी, उत्तर। ये क्या है? कर्क रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? कर्क रेखा है ये, कर्क रेखा, जिसको हम कैंसर लाइन भी बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। इसी तरह से ऊपर वाली लाइन को हम बोलेंगे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये आर्कटिक रेखा है। क्या बोलेंगे इसको हम? आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन इसी में से बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं ये जो लाइन है, इसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री। ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये दक्षिण में है तो साउथ बोलेंगे। और इसे हम मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये वाली लाइन, इसको भी 66.5 डिग्री ही बोलते हैं, 66.5 डिग्री साउथ। और ये है अंटार्कटिक रेखा। क्या है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा, ठीक। तो ये रेखा जितनी भी मैं बताया हूँ, देखिए, ये आर्कटिक रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत वृत्त है यानी भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये मकर रेखा है, और ये अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिक रेखा है। इन सभी रेखाओं को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब इन दोनों के, इन थोड़ा सा ग्लोब के बारे में समझते हैं। जैसे आपसे पूछे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, जैसे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, जैसे इस तरह से हम और भी बना सकते हैं। तो इनके इनके बीच की दूरी ऐसे, इनके इनके बीच की दूरी क्या होगी? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी
याद रखिएगा 111.13 किलोमीटर है। ठीक है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर है। और इनके बीच की जो जगह है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जगह, यानी ये जो जगह है इसको कहते क्या है? कटिबंध बोलते हैं। यानी इनके बीच की जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? कटिबंध। कटिबंध बोलते हैं या फिर पेटी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आपसे पूछेगा कि अच्छा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री, सॉरी 90 रेखाएं हैं। प्लस फिर ये इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो इसके भी नीचे 90 रेखाएं हैं। और एक 0 डिग्री का है तो इसको भी हम जोड़ लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 90 90 180 प्लस एक 181 रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 181। आशा करते हैं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अभी जो मैं समझाया हूँ वो आपको यहाँ लिखा हुआ सब मिल जाएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर, जो कि आपको मैं ग्लोब में दिखा चुका हूँ। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जगह को क्या कहते हैं? तो अभी आपको हम दिखाए ना, दो अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, उनके बीच की जगह कौन सा होता है? तो उनको कहते हैं कटिबंध या फिर पेटी कहते हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। मैं आपको दिखा भी दिया कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा देशांतर के बारे में। आइए देखिए, अभी हमने कहा दिखाया था, जब वर्ल्ड का मैप दिखाया था तो मैंने इस तरह से दिखाया था ना, इस तरह से ये ऐसे 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 लाइन, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, एक सेकंड। देखिए, इस तरह से ये है, फिर इधर से ये भी जाएगा। सॉरी, एक सेकंड। चलिए, जो भी है फिगर पे मत जाइए, समझिए आप। चलिए देखिए, ये लाइन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? पहले पहले तो ध्यान रखिए, ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये यहाँ पे 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, ये जो लाइन गई है इस तरह से, ध्यान समझिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। ये वाली लाइन, ये लाइन दिख रही है आपको? ये लाइन आप समझते चलिएगा। इस लाइन को हम सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको हम 0 डिग्री ग्रीनविच मध्याह्न रेखा बोलते हैं। यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ, समझते चलिएगा। इस लाइन को 0 डिग्री ग्रीनविच क्या बोलते हैं? ग्रीनविच, ग्रीनविच, ग्रीनविच मध्याह्न, मध्याह्न रेखा, या फिर इसी को या क्या बोलते हैं? जूलू समय बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, उसको याद रखिएगा। जूलू समय। ठीक है, और फिर इनको भी जानिए, इनके बीच की दूरी क्या होती है? सबसे पहले देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी। सर्वाधिक दूरी कैसे? देखिए, इसमें क्या होता है कि हम जब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए इस तरह जाएंगे ऊपर तो यहाँ कम होता जा रहा है, इस तरह से यहाँ भी कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर फिर हम अगर नीचे से आएंगे, यानी एक समय ऐसा आएगा कि जो सर्वाधिक इनके बीच की दूरी होगी, ऐसे। ठीक है, तो वही कह रहा है, क्वेश्चन भी आता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? तो विषुवत रेखा पे होती है। देखिए, विषुवत रेखा पे होती है और इनकी लंबाई यानी दूरी कितनी होगी? तो 111.32 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा।
अच्छा, अगर पूछे कि सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, तो इनकी सबसे न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। देखिए ये ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो अगर हम इस तरह से मिलाएंगे लाइन और यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे, तो यहाँ आते आते कम हो गया कि नहीं हो गया, जीरो हो जाता है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी शून्य होता है। और ये कहाँ पे शून्य होता है भाई, यहाँ पे आ जाएगा तो कहाँ, जीरो ही तो होगा, और यहाँ पे आएगा तो जीरो हो जाएगा। और कहाँ पे होगा, ये ध्रुवों पर होगा। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, अगर अभी आपको अक्षांश रेखाओं में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा तो आपने बताया था कितना, 181। लेकिन अगर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या पूछेगा तो देखिए ये 0 डिग्री से इधर जितनी लाइन होगी तो टोटल 180 होगी, प्लस और फिर 0 डिग्री इधर जितनी लाइन होगी ये भी 180 होगी। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, तो दो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होगी। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पर होती है, जो मैं आपको भी समझा दिया था। और इनके बीच कितनी दूरी होगी, तो 111.32 किलोमीटर होगा। ठीक, दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर कितना होती है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर शून्य होता है। ठीक है, बता चुका हूँ। अब कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या भी आपको पता है कितना है, ये देखिए 180 बताया और 180 दोनों मिलके कितना हो गया, 360 हो गए। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, यानी जो अभी हमने बताया था ना, ऊपर नॉर्थ था और नीचे साउथ था, तो जो इस तरह से ये ऐसे लाइन थी, इसको ग्रीनविच मध्य रेखा बोलते हैं। तो ऐसे मिलाती थी, इस तरह से मिलाती थी ना, इस तरह से। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसी रेखा को देशांतर बोलते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा एक बार और एक निगाह देख लीजिए ग्लोब को कैसे क्या है, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि ये 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। ठीक, ये क्या है, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। तो दोस्तों पहले बात ध्यान से समझिए कि मैं इसको बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप इसको ग्रुप को समझ लिए तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा और फटाफट आंसर दे लेंगे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपके मुंझवानी होना चाहिए, एकदम तैयार होना चाहिए। तो चलिए देखिए, इस वाली लाइन को हमने क्या बोला, विषुवत वृत्त बोला, यानी विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, जो कि कितनी है, ये 0 डिग्री होती है। ठीक है, और इस वाली लाइन को हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि इस साइड में दिखा दिया हूँ, लेफ्ट साइड में आपके कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर है। ठीक, इसी तरह से ये वाली लाइन जो है ये क्या है, मकर रेखा, जो कि हम इधर आपको दिखाए थे, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण है। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा आप समझ गए। जैसे ही कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा उत्तर ध्रुव वृत्त, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और ये कितने डिग्री पे है भाई, तो ये 66.5 डिग्री उत्तर पे है, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, और ध्यान रखना उत्तरी ध्रुव और उत्तर ध्रुव वृत्त कंफ्यूज नहीं होना है। 66.5 डिग्री वाली जो उत्तर ये लाइन है, इसको हम उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से नीचे आएंगे तो दक्षिण ध्रुव वृत्त इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव वृत्त या फिर अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण है। ठीक, अब देखेंगे कि कर्क रेखा, ये लाइन हमारी क्या थी, कर्क रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या है, उष्ण कटिबंध, क्या है, उष्ण कटिबंध। और आपसे पूछे कि उष्ण कटिबंध कहाँ है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, दोनों के बीच में उष्ण कटिबंध होता है। अगर आपसे पूछे शीतोष्ण कटिबंध, तो शीतोष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का एरिया जो होता है, ये शीतोष्ण कटिबंध होता है। यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया, क्योंकि ये हम बताए हैं कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच के जगह है। और आपसे पूछे उत्तरी शीत कटिबंध कहाँ है, तो आप बताओगे उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री के बीच का जो एरिया है, इसको हम उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं।
इसी तरह से दक्षिणी शीतकटिबंध बोल पूछ ले तो अगर आपको ये ग्लोब तैयार है तो आप दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध भी बता लेंगे। कैसे? ये हमारा लाइन क्या था? मकर रेखा था और ये हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। इन दोनों का जो एरिया है, जो क्षेत्र क्षेत्र है, उसी को हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी शीतकटिबंध क्या है, तो दक्षिणी शीतकटिबंध दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी 66.5 डिग्री, ये जो है ना दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो एरिया है उसे हम दक्षिणी शीत कटिबंध बोलते हैं। शीत कटिबंध यानी यहाँ हमेशा ठंडा ही रहता है, बहुत ठंड होती है। और ये जो शीतोष्ण की बात कर रहा है, शीतोष्ण का मतलब शीत प्लस उष्ण, थोड़ा ठंडा और गर्म दोनों। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और फिर से सुनिएगा, समझ में आएगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं। देशांतरी विस्तार के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि देशांतरी विस्तार क्या है। जैसे देखिए 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर में चुनार से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको हम देशांतर रेखा को याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं, ये मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। भारत का इसी से समय का पता चलता है। तो भारत का मानक देशांतर रेखा यानी देशांतर रेखा याम्योत्तर को भी कहा जाता है। और मानक देशांतर रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मानक देशांतर रेखा या फिर याम्योत्तर रेखा ये भी बोल सकते हैं, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से मानक देशांतर रेखाएं गुजरती है, या फिर आप कह सकते हैं यामिनोत्तर रेखा। तो 5 राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारत मानक देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब देखेंगे भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। यानी आप अभी मैप में पढ़े होंगे, एक तरफ बंगाल की खाड़ी थी, जैसे ये मैप था ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पे जो था ये बंगाल की खाड़ी थी, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है भारत का प्रायद्वीप भाग। प्रायद्वीप भाग क्या है? बंगाल सॉरी महासागर, हिंद महासागर की ओर, ये नीचे हिंद महासागर है। ठीक, ये हिंद महासागर है, आप ध्यान रखिएगा। तो हिंद महासागर के उभरा हुआ है, देखिए ये भारत हमारा यहाँ इधर उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ है, जो महासागर को 2 भागों में बांटता है। 2 भागों में कौन कौन सा बांटा? देखिए पश्चिम में, यानी ये इधर का भाग क्या है? पश्चिम है, तो ये अरब सागर में, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बांट दिया। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए तो पहले तो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं तब आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए प्रायद्वीप देखिए क्या है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग, हमने कहा ना ये प्रायद्वीप भाग क्या होता है, स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए कैसे तीनों तरफ से, मैं अभी बताया ये मैप था ऐसे इस तरह से था, तो ये बंगाल की खाड़ी थी, ये बंगाल की खाड़ी थी और ये अरब सागर है। ठीक है, ध्यान रखिए, और नीचे हिंद महासागर है। ठीक, तो देखिए शॉर्टकट में लिख दिए, समझ जाइएगा, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। तो कह रहा है स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ जल से घिरा हो। बंगाल की खाड़ी इधर भी जल है, जल है। ठीक है, ये जल है, और अरब सागर इधर भी जल ही है, और इधर हिंद महासागर इधर, तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, यही हमारा क्या है? प्रायद्वीप है। ठीक है, अब देखिए सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि से, सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि से अंतरिप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी, यही इसी को हम कहते थे, कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इस सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि से अंतरिप का रूप ले लिया है। अंतरिप क्या है? देखिए अंतरिप क्या है, जो समुद्र की ओर निकला हुआ कुछ भाग है, वो संकरा बहुत पतला है और तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, यानी
समुद्र की तरफ यानी महासागर की तरफ निकला हुआ हो और तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, महासागरों से, वही क्या है, अंतरिप है। ठीक, तो कुमारी अंतरिप या फिर कन्याकुमारी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ अंतरिप के बारे में समझा देते हैं। अंतरिप किसे कहते हैं? तो अंतरिप समुद्र की ओर निकला हुआ वह स्थलीय भाग, यानी ये तो स्थलीय भाग है ना, ये भारत का स्थलीय भाग है। वह स्थलीय भाग जो संकरा या पतला है, जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, अंतरिप कहते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक है, और आप लोग बताइए कैसा रहा क्लास। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।